हेलो, आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हाँ बिल्कुल। ये कंपाउंड्स हमारी लाइफ में हर जगह हैं। सोचिए, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12। सही कहा। तो हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं और आज का मिशन है इनके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सिंपली समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देखने में शायद थोड़े कॉम्प्लेक्स लगे, पर है बड़े लॉजिकल। और इसकी कहानी शुरू होती है अल्फ्रेड वर्नर से। ओह हाँ, वर्नर, नोबेल प्राइज विनर। एग्जैक्टली। उन्हीं ने इन कंपाउंड्स को समझने की एक तरह से नींव रखी। राइट, वर्नर। तो उन्होंने क्या मेन बात बताई थी? ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी, ये क्या चीज है? हाँ, तो वर्नर ने प्रपोज किया कि मेटल आयंस दो तरह की वैलेंसीज दिखाते हैं। एक प्राइमरी जो आयनाइजेबल होती है, मतलब बेसिकली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे CrCl3 में Cr का +3। बिल्कुल। और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी, ये नॉन आयनाइजेबल होती है और मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। अच्छा। और ये लिगेंड से सेटिस्फाई होती है। हाँ। जैसे कोबाल्ट NH3 6Cl3 में कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं। हाँ, और इम्पॉर्टेंट बात, वर्नर ने कहा कि ये सेकेंडरी वैलेंसी स्पेस में एक डेफिनेट अरेंजमेंट में होती हैं, ऑक्टाहीड्रल, टेट्राहीड्रल वगैरह। ओके, तो सेकेंडरी वैलेंसी से कोऑर्डिनेशन नंबर का आइडिया आया, है ना? हाँ बिल्कुल। और ये डबल सॉल्ट्स जैसे मोर सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जैसे K4FeCN6, इनमें क्या डिफरेंस है फिर? गुड पॉइंट। देखिए, डबल सॉल्ट्स पानी में पूरी तरह अपने सिंपल आयंस में टूट जाते हैं। अच्छा। मोर सॉल्ट डालोगे तो Fe2+, NH4+, SO4 2- सब अलग अलग मिलेंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिसे कहते हैं। हाँ, वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी जैसे FeCN6 4-, वो पानी में इंटैक्ट रहती है। वो आगे Fe2+ और Cn- में नहीं टूटती। ये मेन फर्क है। गॉट इट, समझ गया। कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और इसके अंदर सेंट्रल एटम और लिगेंड्स होते हैं, राइट? करेक्ट। सेंट्रल एटम आयन, जो यूजुअली मेटल होता है, वो ल्यूइस एसिड की तरह एक्ट करता है। और लिगेंड्स? लिगेंड्स वो मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं जो सेंट्रल एटम से जुड़े होते हैं। वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, मतलब ल्यूइस बेस। अच्छा, ये कितने तरह के होते हैं? सुना है यूनिडेंटेट, डायडेंटेट। हाँ, लिगेंड्स सिंपल हो सकते हैं, जैसे Cl- H2O, यूनिडेंटेट मतलब एक डोनर एटम, या फिर जिनमें एक से ज्यादा डोनर एटम हो, जैसे इथाइलिन, डायमीन, En कहते हैं डाइडेंटेट। EDTA तो पॉलीडेंटेट है। और वो एम्बीडेंटेट? हाँ, कुछ लिगेंड्स जैसे NO2 वो नाइट्रोजन से भी जुड़ सकते हैं और ऑक्सीजन से भी, एम्बीडेंटेट। इंटरेस्टिंग। अब इनके नाम, नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी रखता है, मतलब नाम लिखना। हाँ है थोड़ा, पर रूल्स है IUPAC के। लॉजिक सिंपल है एक्चुअली। कैसे? कोई एग्जाम्पल से बताएं, जैसे CrNH3 H2O3 Cl3। बिल्कुल। रोल है पहले कैटायन का नाम, फिर एनायन का। यहाँ कैटायन कॉम्प्लेक्स है, एनायन क्लोराइड Cl- है, तो क्लोराइड आखिर में आएगा। ठीक है। कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स को अल्फाबेटिकली लिखते हैं। एमाइन NH3 और एक्वा H2O दोनों A से शुरू होते हैं, पर एमाइन पहले आता है। अच्छा, एमाइन पहले। हाँ, 3 है तो ट्राइएमाइन, 3 एक्वा है तो ट्राइएक्वा। फिर मेटल का नाम क्रोमियम। अगर कॉम्प्लेक्स एनायन होता तो मेटल के नाम में 8 लगता। ओके। फाइनली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में, ब्रैकेट में, यहाँ Cr+3 में है तो पूरा नाम हुआ ट्राइएमाइन ट्राइएक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। ट्राइएमाइन ट्राइएक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, मेक सेंस। ओके। अब आइसोमर्स, जिनका फॉर्मूला सेम पर स्ट्रक्चर अलग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये कैसे होता है? हाँ, आइसोमरिज्म इनमें काफी कॉमन है, बिल्कुल। ब्रॉडली 2 टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल मतलब? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कनेक्टिविटी ही डिफरेंट होती है, बॉन्ड्स अलग होते हैं। जैसे लिंकेज आइसोमरिज्म, जहां वो एम्बिडेंट लिगैंड अलग एटम से जुड़ता है, जैसे NO2 ग्रुप N से जुड़ा है या O से, NO2 वर्सेस NOO। अच्छा, जुड़ने का तरीका अलग। और स्टीरियो? स्टीरियो आइसोमर्स में कनेक्टिविटी सेम रहती है, पर एटम्स का स्पेस में अरेंजमेंट अलग होता है। इसमें आते हैं ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में वो सिस ट्रांस वाले। हाँ, सिस सेम ग्रुप्स साथ में और ट्रांस सेम ग्रुप्स ऑपोजिट।
ये स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कॉमन है। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ आ गया, पर ये जुड़ते कैसे हैं? मतलब बॉन्डिंग, वीबीटी और सीएफटी क्या कहती हैं? राइट, बॉन्डिंग समझना इंपॉर्टेंट है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, वो कहती है कि मेटल एटम लिगेंड्स के लिए खाली ऑर्बिटल्स देता है। हाइब्रिडाइजेशन करके। हाँ, वो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होकर एक डेफिनेट ज्योमेट्री बनाते हैं, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल वगैरह। फिर लिगेंड्स इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। इसमें वो इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट भी है ना? बिल्कुल। इनर ऑर्बिटल्स जब अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स यूज हो, लो स्पिन, और आउटर ऑर्बिटल्स जब बाहर वाले डी ऑर्बिटल्स यूज हो, हाई स्पिन। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। पर वीबीटी की कुछ कमियां भी हैं शायद। हाँ है, जैसे ये कलर नहीं समझा पाती और मैग्नेटिक डेटा का क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं देती। तो फिर आई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी, वो कलर कैसे समझाती है? एग्जैक्टली, सीएफटी एक अलग अप्रोच लेती है। ये मेटल लिगेंड बॉन्ड को ज्यादातर आयनिक मानती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा। ये कहती है कि लिगेंड्स के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी बराबर नहीं रहती, वो स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट कैसे? ऑक्टाहेड्रल फील्ड में डी ऑर्बिटल्स 2 एनर्जी लेवल में बन जाते हैं, एक नीचे वाला T2G सेट और एक ऊपर वाला EG सेट। अच्छा, एनर्जी गैप आ जाता है। हाँ, डेल्टा O कहते हैं उसे। और जब इलेक्ट्रॉन इस गैप जितनी एनर्जी की लाइट एब्जॉर्ब करके नीचे वाले T2G से ऊपर वाले EG में जाता है, तब हमें कंपाउंड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है, DG ट्रांजिशन। परफेक्ट, यही कलर का कारण है। सीएफटी ये भी बताती है कि कुछ लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड ज्यादा स्प्लिटिंग करते हैं और कुछ वीक फील्ड कम। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अरेंज होते हैं। इससे वो हाई स्पिन गो स्पिन भी तय होता है। हाँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, लो स्पिन। वीक फील्ड है तो नहीं, हाई स्पिन। सीएफटी कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वीबीटी से बेहतर समझाती है, पर इसकी भी लिमिटेशंस है। ये बॉन्डिंग को प्योरली आयोनिक मानती है। और मेटल कार्बोनेट्स, उनमें सुना है कुछ स्पेशल बॉन्डिंग होती है, सिनर्जिक इफेक्ट। यस, बिल्कुल। मेटल कार्बोनिल्स जैसे NiCO4 में एक यूनिक बॉन्डिंग है। CO लिगैंड सिग्मा बॉन्ड से मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। हाँ। और साथ ही मेटल अपने भरे हुए d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस CO के खाली पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पाई में डोनेट करता है। अच्छा। इसे बैक डोनेशन कहते हैं। अच्छा, देना और लेना दोनों। एग्जैक्टली। इसी सिग्मा डोनेशन और पाई बैक डोनेशन के कॉम्बिनेशन को सिनर्जेटिक इफेक्ट कहते हैं। इससे मेटल कार्बन बॉन्ड मजबूत होता है। वाओ, तो ये कंपाउंड सिर्फ थ्योरेटिकल इंटरेस्ट के नहीं हैं, इनके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस भी काफी हैं। जबरदस्त। ओ एब्सोल्युटली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में देखो, EDTA टाइट्रेशन पानी की हार्डनेस पता करने के लिए यूज होता है। हाँ, वो तो लैब में करते हैं। मेटलर्जी में गोल्ड, सिल्वर निकालने में, निकल को प्यूरिफाई करने में इनका रोल है। अच्छा। बायोलॉजिकल सिस्टम्स तो भरे पड़े हैं इनसे। हाँ। हीमोग्लोबिन में आयरन कॉम्प्लेक्स, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। राइट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और फोटोसिंथेसिस। हाँ, इंडस्ट्रीज में कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं, जैसे विल्किंसन्स कैटलिस्ट। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फोटोग्राफी में फिक्सिंग के लिए। मेडिसिन में भी। मेडिसिन में कहाँ? जैसे कैंसर ट्रीटमेंट में सिस्प्लैटिन यूज होता है, या लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में EDTA दिया जाता है, चिलेट्स थेरेपी कहते हैं। कमाल है। मतलब वर्नर की थ्योरी से लेके मॉडर्न बॉन्डिंग मॉडल्स और इतने सारे एप्लीकेशंस तक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तो सच में केमिस्ट्री का एक बहुत ही वास्ट और वाइटल एरिया है। हाँ, बिल्कुल। और ये तो हमने बस सरफेस को स्क्रैच किया है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि VBT और CFT ये काफी कुछ एक्सप्लेन करती हैं, पर परफेक्ट नहीं है। इनकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो ये सोचना इंटरेस्टिंग है कि जो और एडवांस थ्योरीज हैं, जैसे लिगेंड फील्ड थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो इन बॉन्डिंग की बारीकियों को और कैसे और कितनी खूबसूरती से शायद समझाती होंगी। बिल्कुल, डेफिनेटली समथिंग टू थिंक अबाउट। चलिए, आज की इस चर्चा के लिए इतना ही। उम्मीद है ये इनसाइट्स सभी के लिए यूजफुल रही होंगी।